कैसे हो भी सब लोग। हाँ भाई, कैसे हो सब लोग। सो आगे हो सारे। करें स्टार्ट आज का टॉपिक। चलो लेट्स स्टार्ट। तो जल्दी सेट हो जाओ, सेटल डाउन हो जाओ जल्दी। तुम कैसे हो भी, बाकी सारे लोग कैसे हैं और क्या कर रहे हो तुम लोग। चलो आ जाओ, करें आज का टॉपिक स्टार्ट। आज का जो क्वेश्चन है बेटा, आज का जो क्वेश्चन है दैट इज काइंड्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। क्वेश्चन लिखो बेटा जल्दी पहले। काइंड्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, काइंड्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स। ठीक है, तो वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट या फिर काइंड्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आज का जो टॉपिक रहेगा वो इसके ऊपर रहेगा। ठीक है, आज कोशिश करेंगे हम लोग कि पार्ट डी जो तुम्हारा है वो पूरा का पूरा कंप्लीट करें। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आई थिंक सो इसके बाद में, एक ये है और एक क्वेश्चन और है तुम्हारा, बस फिर पार्ट डी खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग बाकी पार्ट्स की तरफ भागेंगे। आज से थोड़ी सी स्पीड हम लोग ज़्यादा रखेंगे ताकि अब जो टॉपिक्स हैं, जो वहाँ पे लीनियर टॉपिक्स हैं वहाँ पे मैं थोड़ी स्पीड थोड़ी अपनी फास्ट रखूँगा, और बाकी के जो टॉपिक्स हैं जहाँ पे थोड़ी समझने की ज़रूरत है तो वहाँ पे हम लोग थोड़ी अपनी स्पीड्स को बढ़ा के रखेंगे। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स हिट द टॉपिक दैट इज काइंड्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है बेटा, काइंड्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो कितने तरीके की ऑडिट रिपोर्ट है उसको देखते हुए चल देंगे आज। तो ये चार्ट आपको वहाँ पे ड्रॉ करके दिया होगा कि कितने तरीके की ऑडिट रिपोर्ट है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू वर्क फाइनल है, इंटीरियम पार्शियल है, इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन है। तो ये चार्ट तुम लोग ड्रॉ करके आओगे, इसमें आधा पेज तुम्हारा भर जाएगा और तुम्हें कम लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, तुम्हें पता ही है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है अकॉर्डिंग टू वर्क। पहली रिपोर्ट का नाम है फाइनल रिपोर्ट। एक होती है फाइनल रिपोर्ट, एक होती है इंटरिम रिपोर्ट, जो कि एट द एंड मिलती है, दैट इज फाइनल रिपोर्ट। जो सबमिट की जाती है, रिपोर्ट सबमिट की जाए आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ होल ऑडिट वर्क। पूरा का पूरा काम खत्म हो गया, पूरा का पूरा काम खत्म हो गया, उसके बाद में जो रिपोर्ट मिली दैट इज फाइनल। और जो काम खत्म होने के बीच में मिलती है दैट इज इंटरिम। इंटरिम मतलब कि भाई धीरे धीरे काम चल रहा है, धीरे धीरे जितना जितना ऑडिट हो ही जाता है उतना उतने की रिपोर्ट वो भेजते रहते हैं, दैट इज इंटीरियम रिपोर्ट। फाइनल मतलब जब पूरा ऑडिट आप लोगों ने कंप्लीट कर दिया, दैट इज फाइनल रिपोर्ट। ठीक है, फिर आती है एक पार्शियल रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट आती है? पार्शियल रिपोर्ट। अब पार्शियल रिपोर्ट कौन सी है? ऐसी रिपोर्ट जिसमें ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है टू एग्जामिन ओनली सम बुक्स ऑफ अकाउंट्स और ऑल बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर द सम पार्ट ऑफ द ईयर। मतलब कि जहाँ पे तुम्हें पूरे ऑडिट के लिए नहीं बुलाया गया, एक ऑडिटर को अपॉइंट किया गया आधा अधूरा काम करने के लिए, मतलब थोड़े बहुत काम करने के लिए किसी को बुलाया जाता है। ठीक है, दैट इज पार्शियल रिपोर्ट। कि उसको बुलाया और बोला यार ये थोड़ी बुक्स को चेक कर ले और देख सही तरीके से काम हुआ या नहीं हुआ, या फिर उसको बोला कि सारी बुक्स चेक कर ले और आधे साल के बीच में बुला लिया या साल खत्म होने से पहले में बुला लिया, दैट इज पार्शियल रिपोर्ट। ठीक है, कौन सी रिपोर्ट? पार्शियल रिपोर्ट। और ये सबमिट की जाती है बाद में जिन्होंने आपको बुलाया होता है, मतलब टू द कंसर्न अथॉरिटी आप इसको क्या कर देते हो? सबमिट कर देते हो। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट है बेटा? पार्शियल रिपोर्ट। ठीक है, तो पार्शियल रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट होती है? ऐसी रिपोर्ट जो कि कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को या फिर होल ऑफ द बुक्स अकाउंट्स को एक ईयर के अंदर अंदर रह के क्या कर दी जाती है? क्लियर करवाई जाती है, दैट इज पार्शियल रिपोर्ट। ये तीन तरीके की रिपोर्ट थी, इंटरिम, फाइनल और पार्शियल रिपोर्ट। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा लिखने का नहीं आएगा। उसके बाद में आएगी अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन। अब व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्रेशन, थोड़ा सा बताऊंगा इसमें कि एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि जब भी आपने ऑडिट रिपोर्ट बनाई, जब भी एक ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट को बनाता है उसके बाद में वो अपनी एक क्वालिफिकेशन लिख के देता है। व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिफिकेशन? क्वालिफिकेशन मतलब है कि उसको इस रिपोर्ट में अच्छा दिखा या बुरा दिखा तो उसके लिए वो एक रिमार्क नीचे लिख के देता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। कि अब वो कैसा एक्सप्रेशन छोड़ के जाएगा, ठीक है, कैसा एक्सप्रेशन छोड़ के जाएगा उसके अकॉर्डिंगली आपकी ऑडिट रिपोर्ट की वैलिडिटी बनेगी। सबसे पहली रिपोर्ट का नाम है बेटा क्लीन रिपोर्ट और अनक्वालिफाइड। अब ना इसमें दिक्कत बड़ी ज़्यादा आती है लोगों को, मेरे को खुद बड़ी होती थी, मेरे को समझ में नहीं आता था कि इन्होंने पता नहीं क्यों ऐसा वर्ड लिखा हुआ अनक्वालिफाइड। देखो, अनक्वालिफाइड का मतलब होता है ऐसी रिपोर्ट जो जिस रिपोर्ट में किसी भी तरीके का फ्रॉड नहीं हुआ, दैट इज अनक्वालिफाइड। देखा? और क्वालिफाइड रिपोर्ट पता कौन सी होगी? क्वालिफाइड रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट होगी जिसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी दिखी है। तो देखने से ये वर्ड्स जो हैं वो उल्टे दिखते हैं, देखने से जो वर्ड जो है ये उल्टे दिखते हैं। मतलब अनक्वालिफाइड एक ऐसी रिपोर्ट होगी जो कि क्लीन रिपोर्ट होगी, जिसमें सारा कुछ साफ है, मैंने ऑडिट करा, मेरे को साफ सुथरी फर्म मिली, इतनी अच्छी फर्म थी, मैं क्या बताऊं तुम लोगों को कि वहां पे कोई भी तरीके का फ्रॉड मेरे को नहीं दिखा, दैट इज अनक्वालिफाइड। और क्वालिफाइड कौन सी होगी? क्वालिफाइड एक ऐसी
क्वालिफाइड एक ऐसी रिपोर्ट होगी जिसमें जिसमें क्या होगा, जिसमें आप लोगों ने कुछ ना कुछ गड़बड़ी देखी है और उस गड़बड़ी के बाद में क्या करा है, उस गड़बड़ी के बाद में आपने रिपोर्ट लिख के दी है कि इसमें मेरे को ये चीज़ें का फ्रॉड दिख रहा है या इस चीज़ों की मेरे को क्या दिख रही है, दिक्कत दिख रही है, दैट इज क्वालिफाइड रिपोर्ट। समझ आ गया। तो क्लीन रिपोर्ट का है यहाँ पे नथिंग ऑब्जेक्शनेबल ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, कि आपको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट से। इफ द ऑडिटर इज सेटिस्फाइड, ऑडिटर सेटिस्फाइड है कि जो बैलेंस शीट बनी है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना है, ठीक है, वो प्रेजेंट ट्रू एंड प्रेजेंट व्यू, ठीक है, ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं आपके सामने में, और सारे के सारे प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को सब कुछ सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से कंप्लाई करा है, मतलब एक अच्छा दूल्हा बना है, ठीक है, सारे के सारे रीति रिवाज के कारण आपका शादी हो रही है, सब कुछ सही चल रहा है, दैट इज क्लीन रिपोर्ट और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। ठीक है, तो एक ऐसा काम जिसमें आप लोगों ने कोई भी तरीके की दिक्कत परेशानी नहीं है, जिसमें सारा कुछ सही है, एक ऐसी ऑडिट रिपोर्ट जिसमें किसी भी तरीके की गड़बड़ी नहीं है, जो ट्रू फेयर व्यू बता रही है, जिसने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई किया है, जिसने सारी पॉलिसीज को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करा है, दैट रिपोर्ट इज कॉल्ड एज अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। ठीक है, एंड अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, एक अनक्वालिफाइड रिपोर्ट क्या क्या चीज़ें बताती है, तो पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपने बनाई है, ठीक है, वो सारी की सारी अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली बनी है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी उसने सारे के सारे रेलिवेंट और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करा है। पहले तो उसने सारे प्रिंसिपल्स को अच्छे तरीके से कंप्लाई करा है, दूसरा उसने सारी रिक्वायरमेंट को अच्छे तरीके से कंप्लाई करा है, और उसने सारे के सारे डिस्क्लोजर्स भी अच्छे तरीके से दिए हैं, जितने भी मटेरियल डिस्क्लोजर्स हैं। अगर ये सारे काम करिए हैं तो डैट इज अनक्वालिफाइड। ठीक है, अगर आप एक पवित्र वस्तु हो, आप पवित्र चीज़ हो, तो आप क्या हो, अनक्वालिफाइड हो, आप क्लीन हो, डैट इज आप अनक्वालिफाइड हो। समझ लग गया, मतलब आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सही तरीके से कंप्लाई करे हैं, आपने सारे के सारे जो रूल्स है उसको अच्छे तरीके से कंप्लाई करा है, आपने सारी रेगुलेशन अच्छे से कंप्लाई करी है, और जितने भी डिस्क्लोजर्स देने से आपने सारे डिस्क्लोजर उसके उठा के उसके मुंह पे मारे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। समझ आया बेटा। अब नेक्स्ट कौन सी थी, क्वालिफाइड रिपोर्ट। अब क्वालिफाइड में क्या होगा, अभी बताएगा कोई, क्वालिफाइड में क्या होगा, उल्टा उसका, है ना, सीधी सी बात है कि मतलब जहाँ पे तुम लोगों को कोई ना कोई अपवित्रता दिख रही है, अपवित्रता दिख रही है, कोई इंसान है जो अपवित्र है, ठीक है ना, दारू में, नशे में, बस इसी चीज़ों में पड़ा हुआ है, दैट इज क्वालिफाइड रिपोर्ट। तो अब देखते हैं क्वालिफाइड रिपोर्ट कौन सी है। ऐसी ऑडिटर जो अटैच करता कोई भी क्वालिफिकेशन, अगर ऑडिटर ने कोई भी क्वालिफिकेशन अटैच करी है ऑडिट रिपोर्ट में, उसको कौन सी रिपोर्ट बोलेंगे, क्वालिफाइड रिपोर्ट। अब इसका मतलब होता है कि नेगेटिव इन फुल और पार्ट, या तो कुछ पार्ट नेगेटिव है, या तो पूरा का पूरा पूरी ऑडिट रिपोर्ट ही क्या है, नेगेटिव चीज़ें शो कर रही है। इट इज़ अनेबल द रिपोर्ट अफर्मेटली, अफर्मेटली का मतलब होता है कि मैं अफर्मेशन नहीं दे सकता कि ये चीज़ ट्रू है या नहीं है, मेरे को इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी दिख रही है, आई एम नॉट अफर्मेटली गिवन द रिपोर्ट। ठीक है, तो वो अच्छे तरीके से रिपोर्ट नहीं दे पा रहा है। ठीक है, ही शुड क्वालिफाई दिस रिपोर्ट बाय रेफरिंग ऑल द मटीरियल मैटर्स। तो वो सारी चीज़ें बताएगा कि मेरे को इस चीज़ में दिक्कत है, इन्होंने 5,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लिखी है, मेरे को 5,000 करोड़ तो दिखा ही नहीं, इन्होंने बोला कि हम लोगों ने 300 रुपया यहाँ पे खर्चा, 500 रुपया वहाँ पे खर्चा, ठीक है, 800 रुपया वहाँ पे खर्चा, लेकिन एक्चुअल में इनके पास कोई रसीद ही नहीं थी इन चीज़ों की। ठीक है ना, तो मेरे को तो इस चीज़ों की कोई वहाँ पे कोई क्या कहते हैं इसको, कोई एविडेंस ही नहीं मिला कि इन्होंने ऐसा इतना पैसा खर्चा भी है या नहीं खर्चा, लेकिन फिर भी इन्होंने दिखाया होगा कि इतना पैसा खर्च दिया। तो डैट इज़ अ मटीरियल डिपार्चर, कि वहाँ पे इन लोगों ने झूठ दिखाया हुआ मेरे को। ठीक है, तो उसमें वो बंदा जो ऑडिटर है वो अच्छे तरीके से रिपोर्ट वहाँ पे नहीं देता, डैट इज अनेबल टू गिव द अफर्मेटरी स्टेटमेंट। अ क्वालिफाइड ओपिनियन शुड बी एक्सप्रेस्ड, जो भी आप ओपिनियन दोगे अपना वो एक्सप्रेसली दोगे, एक्सप्रेसली मतलब लिख के दिया होगा, उसने बताया होगा कि मेरे को कौन सी चीज़ अच्छे तरीके से समझ में नहीं आई और कौन सी चीज़ है। और अनक्वालिफाइड ओपिनियन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। अब बताओ, अनक्वालिफाइड एक्सपीरियंस कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड बट क्वालिफाइड एक्सपीरियंस शुड बी एक्सप्रेस्ड। इसका मतलब ये है कि अगर तुम्हें किसी को ना करनी है तो मुंह पे ना करो। ठीक है, अगर किसी को ना करनी है तो क्या करो, मुंह पे ना करो, और अगर किसी को हाँ करनी है तो सिर्फ स्माइल पास करके निकल जाओ, तो वो समझ जाएगा कि मेरे को हाँ करिए या फिर ना करिए। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि एक्सप्रेसली, जो कि तुम्हारी क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड मतलब जो नेगेटिव चीज़ है उसको एक्सप्रेसली तुम लोग बताओ कि ये चीज़ गलत है। लेकिन जो अनक्वालिफाइड है, अनक्वालिफाइड का मतलब है कि जो चीज़ बिल्कुल सही है उसके लिए तुम्हें एक्सप्रेसली बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी ऑडिट रिपोर्ट में अगर सारी चीज़ें कंप्लाई है तो हम मान लेंगे कि तुम्हारी स्टेटमेंट क्या है, क्वालिफाइड है या फिर अनक्वालिफाइड है। ईजी बेटा। Qualified opinion should be expressed as being subject to or expect for the effect of the matter and the qualification related to। तो qualified जो opinion है वो expressly होना चाहिए, जिस सब्जेक्ट के रिलेटेड उसी सब्जेक्ट के रिलेटेड होना चाहिए कि मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई, एक्सेप्ट टू द इफेक्ट दैट
दैट मैटर विच क्वालिफिकेशन रिलेटेड टू, कि जो चीज़ों के लिए आपने क्वालिफिकेशन देनी है उसको मैटर को आपको वहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, दैट इज क्वालिफाइड रिपोर्ट। तो क्वालिफाइड होती है, एक अनक्वालिफाइड होती है। अनक्वालिफाइड का मतलब है ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रही है, क्वालिफाइड मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखा रही है, कुछ ना कुछ उन्होंने प्रिंसिपल डिपार्चर करा है। डन गाइस। अब आती है एडवर्स रिपोर्ट। ठीक है, एडवर्स रिपोर्ट इज गिवन देयर इज एन सफिशिएंट बेसिस ऑफ एविडेंस for the auditor for the opinion that the accounts and statements taken as whole do not present true and fair view of the financial condition and the result of the company operation। तो अगर आपको ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिख रहा, जैसे क्या कहते हैं क्वालिफाइड में आपको दिख रहा था, तो वैसे ही इन्होंने बोला कि अगर तुम्हें ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिख रहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या किसी भी अकाउंट्स में, हाँ जी अनक्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड नहीं क्वालिफाइड बेटा, मैंने बोला ना कि दोनों वर्ड्स जिस तरीके से यूज करेंगे आप लोगों को गलत लगेगा। अनक्वालिफाइड का मतलब है कि इसमें मेरे को कोई भी तरीके की क्वालिफिकेशन नहीं दिखी, मेरे को किसी भी तरीके की गलती नहीं दिखी। क्वालिफिकेशन को वर्ड यूज कर लो तुम लोग कि मेरे को गलती नहीं दिखी, ठीक है ना। तो अगर मेरे को अनक्वालिफाइड है तो मतलब मेरे को कोई गलती नहीं दिखी, सब कुछ सही चल रहा है। और क्वालिफाइड का मतलब मेरे को कोई ना कोई गलती दिखी है, इसलिए कुछ ना कुछ मटेरियल डिपार्चर चल रहा है, ठीक है। एडवर्स में क्या बोला गया कि अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या आपके अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट नहीं कर रहे तो उसको कौन सी रिपोर्ट बोलेंगे, एडवर्स रिपोर्ट। एडवर्स रिपोर्ट टोटली रिजेक्ट करती है दैट स्टेट द फेयर रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो भी आपके अफेयर्स हैं, ठीक है, वो वाले अफेयर्स नहीं, जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अफेयर्स दिख रहे हैं, जो भी चीज़ें दिख रही हैं, वो उनसे रिजेक्ट कर देते हैं कि जो जो इन्होंने लिखा है ये सब कुछ गलत है। तो एडवर्स जो आपकी रिपोर्ट होती है वो टोटली रिजेक्ट कर देती है कि जो कुछ भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बता रही है दैट इज टोटली रिजेक्टेबल, ठीक है, उसको रिजेक्ट कर दिया तुम लोगों ने। एंड एडवर्स ओपिनियन शुड बी एक्सप्रेस्ड। एडवर्स ओपिनियन क्या होगा, ऑब्वियसली एक्सप्रेस्ड होगा, ठीक है, बताया जाएगा आपको बोल के। और डिसएग्री करोगे आप कि आपने जो भी देखा वो मटेरियल चीज़ें वो क्या है, डिसएग्री कर रहे हो आप कि ये चीज़ें सही नहीं है, दैट इज एडवर्स रिपोर्ट। तो एडवर्स रिपोर्ट नाम से ही बता रही है, एडवर्स रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, ऐसी रिपोर्ट जो कि ये बता रही है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी लिखा है हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, हमें कोई भी चीज़ इसमें सही तरीके से ट्रू एंड फेयर व्यू में नहीं दिखी, दैट इज एडवर्स रिपोर्ट। एंड लास्ट वन इज डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। क्या बोला क्या, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में क्या है, एक मिनट रुको, चलो। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में क्या लिखा हुआ है, व्हेन द ऑडिटर डज नॉट हैव अ सफिशिएंट, जब ऑडिटर के पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं है टू फॉर्म हिज ओपिनियन, कि वो अपना ओपिनियन क्या दे, व्हेन ही मे डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन इन हिज रिपोर्ट ही मे स्टेट दैट he has not been able to obtain the sufficient information to form an opinion about the truth and fairness of the statement। समझ लगा। इसका मतलब ये है कि ऑडिटर गया किसी कंपनी में, पर कंपनी में जाने के बाद में उसने सारी ऑडिट रिपोर्ट अपने सारे के सारे अकाउंट्स चेक करे, लेकिन अकाउंट्स चेक करने के बाद में जब उसने पूछा कि बाकी के अकाउंट्स कहाँ पे है, बाकी की जो बुक्स है वो कहाँ पे है, तो उन्होंने बोला कि अभी तक ना जो बुक्स थी ना वो बाइंडिंग करने के लिए हम लोगों ने दी है, अभी तक आई नहीं, जैसे आएगी हम आपको दे देंगे। एक हफ्ता हो गया, वो कह रहे हैं हमने बाइंडिंग करने के लिए दी थी, बुक्स फट गई अभी तक आ नहीं रही, बहाने बना रहे हैं वो लोग, है ना, आपको चीज़ नहीं दे रहे। तो ऑडिटर कहता है कि यार मेरी बात सुनो, अभी तक जितना मैंने चेक करा था वो तो मेरे को ठीक लगा, अब जितनी इंफॉर्मेशन मैं और मांग रहा हूँ तुम लोगों को वो तो ला के दो, वो तुम दे ही नहीं रहे। तो ऑडिटर एक नीचे ओपिनियन डिस्क्लेमर लिख के दे देगा कि मैंने जब अपनी ऑडिट रिपोर्ट बना रहा था उस टाइम पे मेरे को ये वाली इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हुई, और इस इंफॉर्मेशन के अवेलेबल ना होने के कारण मेरे को ये नहीं पता लग रहा कि क्या ट्रूथ क्या है और फेयरनेस क्या है, इसलिए मैं नीचे की डिस्क्लेमर लिख के दे रहा हूँ कि मेरे ओपिनियन के हिसाब से अगर यहाँ तक का ठीक है तो क्या पता आगे का भी ठीक हो, लेकिन मैं डेफिनेटली ये नहीं कह सकता कि ये पक्का ही ठीक होगा या फिर नहीं होगा। तो एक नीचे डिस्क्लेमर दे देते हैं हम लोग कि मेरे को नहीं पता कि ये चीज सही है या फिर गलत है, क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हुई, दैट इज डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। कि जो भी मैं ओपिनियन दे रहा हूँ उस ओपिनियन है, इट इज जस्ट एन ओपिनियन, कि अगर पिछली वाली जितने बुक्स मेरे पास पड़ी थी वो सही है तो क्या पता आगे की भी सही हो, लेकिन मेरे पास वो चीज़ें नहीं आई, इसलिए मैं पक्का नहीं बोल सकता हूँ कि क्या पता वो सही हो या फिर नहीं हो, लेकिन मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं एक डिस्क्लेमर नीचे लिख के दे रहा हूँ कि डैड इन्फॉर्मेशन में भी ट्रूथ और फेयर। समझ लगा। तो उसके ओपिनियन के ऊपर कल को कोई जजमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने एक नीचे क्या दिया था, डिस्क्लेमर, मतलब अपने आप को बचा लिया उसने एक तरीके से, ठीक है बेटा। तो इट इज डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। कितने कितने तरीके की ऑडिट रिपोर्ट पढ़ रही हो, कितनी पढ़ी है, एक तो 3 पढ़ी अलग, 4 पढ़ी अलग, ठीक है। 3 कौन सी, वर्क के अकॉर्डिंगली 3 कौन सी थी, एक तो इंटीरियम, एक फाइनल और एक कौन सी थी,
पार्शियल, ठीक है। और उसके बाद में कौन कौन सी पढ़ी है, एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली, एक तो क्वालिफाइड होती है, एक अनक्वालिफाइड होती है। अच्छा अनक्वालिफाइड कौन सी थी, जो क्लीन होती है वो अनक्वालिफाइड है, जो जिसमें कोई गड़बड़ी है वो क्वालिफाइड है। फिर आती है एडवर्स, एडवर्स आती है, ठीक है। और एडवर्स के बाद में लास्ट कौन सी बढ़िया कि डिस्क्लेमर बाय ओपिनियन, कि मैंने अपना ओपिनियन तो दे दिया, क्या पता सही हो, लेकिन उसके नीचे क्या दे दिया, डिस्क्लेमर, कि अगर कल को कुछ कांड निकला तो भाई मैं लायबल नहीं रहूंगा। समझ लगा, दैट इज डिस्क्लेमर। जैसे आपसे आपसे किसी ने पूछा कि यार तेरा फ्रेंड कैसा है, ठीक है, मेरे को उससे बात करनी है, मेरे को उससे फ्रेंडशिप करनी है, तेरा फ्रेंड कैसा है, तो आप बोल रहे हो कि है तो बहुत बढ़िया, ठीक है तो बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा है, लेकिन क्या पता कल को किसी के दिमाग का, तो कल को मेरे ऊपर ब्लेम मत करना, है ना। दैट इज डिस्क्लेमर भाई ओपिनियन का, मैं जस्ट आई एम जस्ट गिविंग एन ओपिनियन, ठीक है। तो कल को मेरे को नहीं पता कि क्या होगा, तो तुम खुद ही देख लेना। एंड द लास्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ऑडिट रिपोर्ट, कि एक अच्छी ऑडिट रिपोर्ट में क्या होना चाहिए भी, एक अच्छी ऑडिट रिपोर्ट में क्या होना चाहिए। पहले सिंसेरिटी फॉर द पर्पस, ठीक है ना, सिंसेरिटी रखनी है कि आपने ओपिनियन जो भी दिया, जो भी आपने अपना लिख के दिया वो ट्रू और फेयर होना चाहिए, पहली चीज़ तो ये है। दूसरा क्लैरिटी होनी चाहिए, कि आपने जो भी ऑडिटर रिपोर्ट बनाई है वो क्लियर होनी चाहिए, क्लैरिटी इन द थिंकिंग, ठीक है, कि जो भी बंदा उसको पढ़े उसको क्लियरली ये पता लग जाए कि कंपनी के अफेयर्स कैसे हैं, और कंपनी में कुछ अवॉइड तो नहीं करा, लॉन्ग वर्ड्स को यूज़ नहीं करना, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज को यूज़ करना, ताकि इजीली हर एक बंदा उससे ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ के देख ले क्या क्या। जैसे शादी का कार्ड आता है तो उसमें क्या होता है, सारा कुछ क्लियरली लिखा होता है, ठीक है ना। अब उसमें मैं कोई ऐसी लैंग्वेज लिख के दे दूँ जो कि किसी के समझ में ना आए, जैसे अब हम पंजाबी लैंग्वेज लिख के दे दें, ठीक है, और वहाँ पर हम तेलुगु में जाके, ठीक है ना, तमिल में जाके उस पंजाबी कार्ड को दे दो, क्या वो पढ़ पाएगा, नहीं। तो उन्होंने बोला सिंपल लैंग्वेज देखनी है, और ऐसी लैंग्वेज और ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करने जो कि बड़े ज़्यादा लॉन्ग हो, और ऐसे यूज़ करने हैं जो कि सिंपल हो और हर एक बंदा इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सके। देन एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब क्या, एक्यूरेट होनी चाहिए, जो भी आप ऑडिट रिपोर्ट बना के दे रहे हो वो एक्यूरेट होनी चाहिए, क्योंकि आपकी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर बहुत सारे लोग क्या करेंगे, रिलाई करेंगे, और उनके डिसीजन आपकी ही ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे। फिर ब्रेविटी होनी चाहिए, ब्रेविटी मतलब जो भी आप पैरास यूज़ कर रहे हो, जो भी सेंटेंस यूज़ कर रहे हो वो अच्छे होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए और इजीली अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, ठीक है। ब्रेविटी अचीव करता है कि हर एक बंदा उसको इजीली रीड कर पाएगा और रिपोर्ट को, ठीक है, और ओवर एंड अगेन बार बार उस रिपोर्ट को यूज़ किया जाएगा आगे की भी क्या कहते हैं पर्पस के लिए। और कोहेरेंस होनी चाहिए, कोहेरेंस होने चाहिए मीन्स अब रिपोर्ट मस्ट बी कोहेरेंट एंड लॉजिकल एंड अचीव टू द मैक्सिमम एफर्ट, मतलब एक लॉजिकल रिपोर्ट होनी चाहिए, ऐसी रिपोर्ट नहीं जो कि इलॉजिकल बातें कर रही है, ठीक है। ये नहीं है कि उसमें बीच में मैंने ऑडिट रिपोर्ट बनाई और मैं कंपनी के बारे में लिख रहा हूँ, यार इनका तो स्टाफ ही बड़ा अच्छा था, यार इन्होंने तो मेरे को टाइम पे चाय दी, यार इन्होंने तो मेरे को खाना भी खिलाया, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कंपनी के बारे में होनी चाहिए, लॉजिकल चीज़ें लिखनी है वहाँ पे, इलॉजिकल चीज़ें वहाँ पे नहीं लिखनी है, ठीक है। देयर मस्ट बी यूनिफाइंग थ्रेडिंग बाइंडिंग सेंटेंसेस टू द सेंटेंस एंड पैराग्राफ, तो एक सेंटेंसेस प्रॉपर सेंटेंसेस में होना चाहिए, पैराग्राफ में होनी चाहिए रिपोर्ट, तो कोरिहेंस होनी चाहिए कि प्रॉपर लॉजिकल रिपोर्ट बना के आपको देनी है। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो जिसपे रिलाई करती है कि आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो अच्छी है या फिर नहीं। सिंसेरिटी रखनी है, क्लैरिटी रखनी है, एक्यूरेसी रखनी है, ब्रीविटी रखनी है और कोरियंस रखना है, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें रखनी है, कौन कौन सी चीज़ रखनी है, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी रखनी है, हाँ एक्यूरेसी रखनी है, ब्रीविटी रखनी है, कोरियंस रखनी है, क्लैरिटी रखनी है और अपनी सिंसेरिटी रखनी है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें रखोगे तो एक अच्छी ऑडिट रिपोर्ट तुम लोग बना पाओगे। डन। तो ये एक अलग टॉपिक था, कौन सा, ऑडिट रिपोर्ट के टाइप्स बताओ कितने टाइप की ऑडिट रिपोर्ट आपकी है, बस, ठीक है। इसके बाद में बचता है तुम्हारा सिर्फ एक क्वेश्चन, दैट इज पॉइंट टू बी केप्ट बाय द मैनेजमेंट ऑडिटर बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द मैनेजमेंट ऑडिट। अभी ये मैनेजमेंट ऑडिट वाला जो आपका चैप्टर है ना उसमें एक क्वेश्चन है, तो आज ये खत्म करते हैं और पार्ट डी अप्रोक्सीमेटली खत्म हो जाएगा, अगर कुछ बचेगा तो फिर बाद में देख लेंगे। अभी के लिए फिलहाल पार्ट डी में इतना ही पढ़ना है, ठीक है, जितना मैं पढ़ाऊँगा आगे बाकी बाद में देखेंगे, ठीक है। तो आज लास्ट में पार्ट डी खत्म करके फिर ही बैठेंगे, तो चलो जल्दी से पार्ट डी को अगले तरफ लेके जाते हैं। मैनेजमेंट ऑडिट कहाँ पे आ गया बेटा, मैनेजमेंट ऑडिट पे। मैनेजमेंट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, चलो बेटा करें स्टार्ट मैनेजमेंट ऑडिट। अच्छा मैनेजमेंट ऑडिट का क्या मतलब होता है बेटा, पहले तो मैनेजमेंट ऑडिट की डेफिनेशन देखते हैं। द मैनेजमेंट ऑडिट इट हैज़ बीन डिफाइंड एज कंप्रीहेंसिव, क्रिटिकल
रिव्यू ऑफ ऑल द आस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द मैनेजमेंट। आपने जब तुम छोटे बच्चे थे, यार छोटे छोटे बच्चे से तुम लोग बड़ी शरारत करते थे, तब एक बुक होती थी 12th क्लास में, दैट इज मैनेजमेंट की बुक। पता तुम्हें मैनेजमेंट, वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा होगा तुम लोगों ने, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कुछ ऐसा पढ़ा था तुम लोगों ने, है ना। तो उसी को क्या बोलते थे, मैनेजमेंट। अब उस मैनेजमेंट का क्या करना, ऑडिट करना है कि मेरी मैनेजमेंट के जितने भी प्रोसेस चल रहा है वो सारा का सारा प्रोसेस सही तरीके से चल रहा है या फिर नहीं चल रहा, दैट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट ऑडिट। ठीक है, तो कंप्रीहेंसिव क्रिटिकली रिव्यू करना है सारे एस्पेक्ट को, कौन से एस्पेक्ट को, जो कि प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट में यूज किए, जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, उन सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर ध्यान रखना और देखना कि क्या उन्होंने सही तरीके से अपना काम करा है, दैट इज मैनेजमेंट ऑडिट। क्रिटिकली किसी चीज को रिव्यू करना, दैट इज मैनेजमेंट ऑडिट। ठीक है, अब मैनेजमेंट ऑडिट के फीचर्स क्या है, क्या ये देख लो, मैनेजमेंट ऑडिट के कौन कौन से फीचर्स हैं। तो मैनेजमेंट ऑडिट जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग है। कौन सी लुकिंग है, फॉरवर्ड, मतलब आगे को देख के चलती है। रिजल्ट ओरिएंटेड है। रिजल्ट ओरिएंटेड का क्या मतलब होता है कि जो भी मैनेजमेंट ऑडिट से निकलेगा उसका रिजल्ट हमें देखना पड़ेगा। रिजल्ट ओरिएंटेड है कि रिजल्ट देखना पड़ेगा कि आखिर उसका रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, अच्छा निकल के आ रहा है या फिर खराब है। फिर इंश्योर करेगा एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ऑफ द परफॉर्मेंस, कि जो भी लोग प्लानिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, डायरेक्टिंग कर रहे हैं, स्टाफिंग कर रहे हैं, क्या ये सारे लोग एफिशिएंट तरीके से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, उनको इंश्योर करना कि वो अच्छे तरीके से काम कर भी रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, उसके ऊपर इंश्योरेंस दवाना। ठीक है, उसको ये देखना कि वो एफिशिएंट तरीके से काम हो रहे हैं, इफेक्टिव तरीके से अपनी परफॉर्मेंस कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। ठीक है, ये भी उसका फीचर आता है। फिर हेल्थी ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, अपना बिजनेस एक अच्छे तरीके से ग्रो कर भी रहा है या फिर नहीं कर रहा, इसके लिए मैनेजमेंट ऑडिट करना पड़ता है। ठीक है, फिर ये वीकनेस बताता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ही, कि जो हमने अपना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाया कि अगर ये बंदा गलती करेगा तो क्या करेंगे, ये बंदा गलती करेगा, इंटरनली अगर कोई बंदा गलती करेगा तो कैसे पकड़ी जाएगी उसकी गलती, कैसे उसको सही करेंगे। तो इंटरनल कंट्रोल हमारा वीक है या इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, उसके बारे में हमें बताता है। ठीक है, उसके बाद सजेशन बताता है कि कैसे उसको इंप्रूव करना है, अगर कोई गलती निकल के आती है तो कैसे उसको इंप्रूव करना है, उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट ओवर द इंटरनल ऑडिट, अगर इंटरनल ऑडिट करना है तो इंटरनल ऑडिट की डेवलपमेंट कैसे करेंगे, उसकी एक्सटेंशन कैसे करेंगे। इंटरनली भी हम लोग क्या करते हैं, अपना ऑडिट करते हैं ये चेक करने के लिए कि आखिर हमारे इंटरनल फंक्शंस कैसे काम कर रहे हैं, ठीक काम कर रहे हैं या नहीं, तो उसको किस तरीके से रखना है, उसके लिए हमें बताता है कौन, इंटरनल ऑडिट। ठीक है, और मैनेजमेंट ऑडिट भी हमें इसी तरीके के लिए हेल्प करता है। तो इतना ही पॉइंट्स पढ़ लोगे तो इट इज़ अ फीचर्स कि मैनेजमेंट ऑडिट आखिर क्यों ज़रूरी है और मैनेजमेंट ऑडिट क्या करता है, उसी को यहाँ पे लिख के दिया हुआ है। एक तो फॉरवर्ड लुकिंग है, ठीक है, फिर एग्जामिनेशन करके देता है किसकी, परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजरियल फंक्शन, जितने भी आप मैनेजमेंट के काम कर ले उनके फंक्शंस को बताता है। फिर मैनेजमेंट ऑडिट जो है वो फ्यूचर के साथ डील करता है, नॉट मेयरली अ पोस्ट मोटरम एग्जामिनेशन ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप पोस्ट मार्टम ऑफ द एग्जामिनेशन, पोस्टमार्टम नहीं कर रहा वो, ठीक है, मतलब पोस्टमार्टम नहीं कर रहा वो बिजनेस एक्टिविटीज़ का, वो हमें फ्यूचर के लिए बता रहा है कि आखिर फ्यूचर में क्या कुछ होगा। ठीक है, उसके बाद में एफिशिएंटली किसी ने काम करा है, ठीक है, रिजल्ट ओरिएंटेड है कि रिजल्ट कैसे आएंगे इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। मैनेजमेंट ऑल द लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ आपकी अच्छी तरीके से, सारी एक्टिविटी मैनेजमेंट की एफिशिएंटली और इफेक्टिव तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही, इसके बारे में बताता है। और बोथ प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव है नेचर के। प्रिवेंटिव मतलब कि आपके फ्यूचर में होने वाली जितनी भी चीज़ें उनसे उनको बचाता भी है, और क्रिएटिव भी है, मतलब कि अगर कुछ नया चीज़ के बदलाव करना है तो उसके लिए भी मैनेजमेंट ऑडिट आपकी बड़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये सारे पॉइंट्स है कि आखिर मैनेजमेंट ऑडिट किस तरीके का है। ठीक है बेटा, उसके बाद में आता है मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट ऑडिट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, होश में हो, सो रहे हो यार तुम लोग, पता है मेरे को थोड़ा सा बोरिंग है बट मैं क्या करूं। ठीक है ना, अब इसमें इसको कितना का इसको मज़ेदार बनाए। अब जो चीज़ थोड़ी सी डाउन जाती है, अब हर एक चीज़ को, ठीक है ना, इफेक्टिव वे से नहीं पढ़ाया जा सकता ना, हर एक चीज़ को मजाक करके नहीं पढ़ाया जा सकता। मजाक करने लगा तो ये पॉइंट कहीं चला जाएगा और तुम लोग कहीं और। ठीक है, चलो आ जाओ, चलो कोशिश करते हैं थोड़ा सा, आ जाओ। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, ठीक है, अब मैं मैनेजमेंट का ऑडिट कर रहा हूँ, ठीक है, राम शाम सबका क्या कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं। तो जितने मेरे मैनेजमेंट में लोग बैठे हुए हैं उनका क्या कर रहे हैं, हम लोग ऑडिट कर रहे हैं। तो ऑडिट करके मेरे को ये देखना है कि हर एक डिपार्टमेंट अच्छे तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आइडेंटिफाई क्या करते हैं, डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, और उनके लिए सजेशन कैसे है इंप्रूव। सबसे पहले क्या करना है, पहले ये देखो कि कहाँ कहाँ पे डिफेक्ट है, और जहाँ जहाँ पे डिफेक्ट है, किसी के दिमाग में डिफेक्ट है तो किसी के पाँव में डिफेक्ट है तो किसी के यहाँ पे डिफेक्ट है।
ठीक है ना। तो आइडेंटिफाई करना है किसको, डिफेक्ट को, और सजेस्ट करना है कैसे उसको इंप्रूव तुम कर सकते हो। फिर इंप्रूव करो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी। सबसे पहले तो डिफेक्ट ढूंढो और बाद में पूरे ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस लेके आओ, ठीक है। फिर डिसीजन और एक्टिविटीज नॉट कन्फर्मिंग विद द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी चीजें ढूंढो जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली नहीं चल रही, ठीक है। फिर डिस्कवर करो अपने इंटरनल कंट्रोल के सिस्टम, अपना जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तुम लोगों ने बनाया हुआ है उसको डिस्कवर करो और देखो कि उसमें कौन से पॉसिबल रिजल्ट्स हैं जो निकल के आ सकते हैं और उसकी वीकनेस को खत्म कर सकते हैं। तो पहले तो ये 4 काम करने हैं। कौन कौन से 4 काम है बेटा? पहले आइडेंटिफाई करना किसको, डिफेक्ट को। फिर उस डिफेक्ट को क्या करो, सजेस्ट करो उसकी इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हो, उस डिफेक्ट की इंप्रूवमेंट कर दो। फिर पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इंप्रूव करो, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बोला डिसीजन और एक्टिविटी, ऐसी डिसीजन और ऐसी एक्टिविटी जो कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के साथ मैच नहीं कर रही उसको रिवील करो। फिर डिस्कवर करो अपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की वीकनेसेस, कि कौन कौन सी जेड़ा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो मैंने लगाया है उसमें कौन कौन सी वीकनेसेस थी, ठीक है, उसको देखो। फिर ऐसे सजेस्ट करो वेज जिसके थ्रू आप लोग अपने टारगेट को अचीव कर सको, ठीक है। फिर मैनेजमेंट को असिस्ट करो कि वो सारी एक्टिविटीज़ को अच्छे तरीके से कर सके, एफिशिएंट और इफेक्टिव वे से कर सके। रिव्यू करते रहो। इसके बारे में क्या करना, रिव्यू करना कि आप लोगों ने जो भी कुछ करा कंपनी के लिए, जो भी आप लोगों ने ये ऊपर सजेस्ट कर रहे हो, अच्छे तरीके से रिमूव कर रहे हो, डिफेक्ट्स को खत्म कर रहे हो, तो वो उसको रिव्यू भी करो कि क्या आप लोगों ने जो देखा है वो हर एक बंदा अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा भी रहा है या फिर नहीं कर रहा, ठीक है। फिर फैसिलिटेट करो इफेक्टिव रिलेशन ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब ना कि सिर्फ इंटरनली बट अपनी कंपनी के बाहर जाके भी जिन लोगों के साथ में आपने अच्छा कॉन्टैक्ट बनाया हुआ है अपने बाहर के साथ में अच्छे कॉन्टैक्ट बनाओ ताकि अपनी मैनेजमेंट भी सही तरीके से काम कर सके। फिर ये हेल्प करेगी मैनेजमेंट को टू प्रोवाइड प्रॉपर डिसीजन एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर मैं मैनेजमेंट ऑडिट करता हूँ, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे हर एक बंदा जो भी मेरे मैनेजमेंट में काम कर रहा है उसको प्रॉपर अथॉरिटी भी मिलेगी और साथ में वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ के आगे अच्छे तरीके से काम भी कर पाएगा। एंड लास्ट में है सजेस्ट करो चेंजेस इन द पॉलिसी। अगर कोई पॉलिसी तुम्हें अच्छी नहीं लग रही तो मैनेजमेंट ऑडिट करके तुम्हें पता लगेगा कि ये पॉलिसी अच्छी नहीं है, तो इस पॉलिसी को हटा के दूसरी नई पॉलिसी लेके आओ। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं कि मैंने मैनेजमेंट ऑडिट क्यों करना है, क्यों मैं सभी लोगों को ऑडिट कर रहा हूँ। आप मैनेजमेंट ऑडिट जब भी पढ़ोगे तो ये देखना कि एक कंपनी है, कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट है, प्लानिंग डिपार्टमेंट है, फिर अपना ऑर्गेनाइजिंग वाला है, फिर या कंट्रोलिंग वाला डिपार्टमेंट है, अलग अलग सारे फंक्शंस कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि सारे लोग फंक्शन कर रहे हैं। जैसे शादी हो रही है किसी की, जब शादी होती है तो हर एक बंदे को अलग अलग काम दिया होता है, ठीक है ना। तो हर एक बंदा, कोई बंदा प्लानिंग कर रहा होता है, कोई बंदा ये देख रहा है कि किसी कैसे खाना कैसे देना है, ठीक है, सभी को। फिर कोई देख रहा होता है कि कपड़े वगैरह का सिस्टम कैसे चलेगा, है ना, किसके किसको कितना शगन देना है, ठीक है, शगन वाला सारा एक बंदा देखेगा, कौन बंदा किसको मैनेज करेगा वो देखेगा। तो ऐसे अलग अलग सभी ने अपना अपना काम बांटना होता है। अब आपने ये देखना है कि वो सारे बंदे अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, उसके लिए मैं कर रहा हूँ मैनेजमेंट ऑडिट। अब मैनेजमेंट ऑडिट में फिर से देखो क्या क्या है। सबसे पहले मैं देखूंगा कौन सा डिफेक्ट आया, फिर डिफेक्ट को सही कैसे करना है, फिर पूरी मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशन को कैसे इफेक्टिव तरीके से देखना है, ठीक है। फिर मेरे को डिसीजंस लेने हैं कि ऐसी एक्टिविटी जो कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं है उनको रिवील करो और उनको खत्म करो, ठीक है। फिर मेरे को वीकनेसेस देखने कि मेरी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कौन सा वीकनेस है और उस वीकनेसेस को कैसे खत्म करना है। फिर हर बंदे के ऊपर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फेंकनी है। फिर बाद में चेक भी करना कि जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। फिर रिव्यू करना सारी चीज़ों को कि जो भी मैंने काम दिया था वो सही तरीके से हो रहा है, और अगर मेरे को लग रहा है कोई पॉलिसी में चेंज लाना है तो उस पॉलिसी में मैं चेंज लेके आ सकता हूँ और पुरानी पॉलिसीज को खत्म करके नई पॉलिसी शुरू कर सकता हूँ। डन गाइस। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट ऑडिट, ठीक है। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मैनेजमेंट ऑडिट। अब मैनेजमेंट ऑडिटर जो होता है उसके क्या क्या काम है, एक ऑडिटर क्या क्या काम करता है, ये सेम ही है, ठीक है। ये सेम ही है जो तुम लोग पीछे पढ़ के आए हो ना कि कौन कौन से ऑडिटर क्या क्या काम करता है, वैसे ही होंगे एक मैनेजमेंट ऑडिटर के क्या क्या काम है। तो ऑडिटर क्या करेगा, हेल्प करेगा मैनेजमेंट को किस काम में, प्रेपरेशन करने में और इम्प्लीमेंट करने में प्लान्स को, कि जो भी प्लान और पॉलिसी बनाई है, ठीक है, मैनेजमेंट ऑडिटर हेल्प करेगा मैनेजमेंट को कि इस प्लान को लगाओ और इस प्लान को मत लगाओ, ये बताने में हेल्प करेगा। फिर रिव्यू करेगा जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है कि आप लोग कैसे डिसीजन लेते हो, सभी लोग मिलकर डिसीजन लेते हो या अकेला अकेला बंदा है। जैसे कोई भी इंसान होता है जो अकेला ही अपनी मारता रहता है हमेशा, ठीक है ना। तो आप लोग डिसीजन कैसे लेते हो, आप लोग सभी मिलकर डिसीजन लेते हो, आप लोग सबकी सुन के डिसीजन लेते हो, या फिर आप क्या करते हो, एक ही बंदा डिसीजन लेता है। तो आपके डिसीजन प्रोसेस को क्या करता है, वो रिव्यू करता रहता है और देखता है, इंश्योर करता है कि जो डिसीजन लिया जा रहा है मैनेजमेंट का वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लिया जाए, ठीक है, ना कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस हो, ठीक है। कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस का मतलब होता है कि
कुछ लोग मिलकर डिसीजन ले रहे हैं कुछ लोगों को छोड़ के, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक एरिया को देख रहे हैं बाकी एरिया को छोड़ रहे हैं, दैट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ठीक है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर कंट्रोल नहीं दे रहे, कुछ स्पेसिफिक एरिया किसी कोर एरिया के ऊपर फोकस करें, दैट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो हमें देखना पड़ेगा कि हम लोग डिसीजन कैसे ले रहे हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं या मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ले रहे हैं। फिर हेल्प करेगा ये स्टैब्लिश करने में एक फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, कि सभी के बीच में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन के रहे, ये मैनेजमेंट ऑडिटर क्या करता है, ध्यान रखता है। फिर मैनेजमेंट ऑडिटर रिव्यू करता है और गाइड करता रहता है सभी को कि कैसे प्रिपेयर करनी है आपने और कैसे कंप्लीट करनी है सारी की सारी परफॉर्मेंस को और कैसे स्टैंडर्ड्स आप लोगों ने मेंटेन करके रखने हैं। फिर प्रॉपर डिवीजन ऑफ अथॉरिटी, किस किस को कौन सी अथॉरिटी मिलेगी और कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे किसी को बांट रही है उसके ऊपर ध्यान रखता है। और बाद में हेल्प करता है मैनेजमेंट को कि अपनी टैक्स प्लान कैसे करना है और अपनी बजटरी पॉलिसी कैसे बनानी, कि बजट कैसे तैयार होगा और उसमें टैक्स की प्लानिंग कैसे होगी, ये सारा ध्यान कौन रखेगा, मैनेजमेंट ऑडिटर। तो मतलब एक ऑडिटर क्या काम करेगा, आपकी डिसीजन मेकिंग को देखेगा, आपकी पॉलिसीज को देखेगा, अगर कुछ गलती लगी तो उसको ठीक करवाएगा, गाइडेंस प्रोवाइड करवाता रहेगा, ठीक है, पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करवाएगा, बजट बना के देगा तुम लोगों को, तुम्हारी जो टैक्स प्लानिंग है वो करवाएगा। तो नॉर्मली एक ऑडिटर क्या कुछ करेगा, क्या हेल्प करेगा, उसके बारे में जानकारी एक बार भी रीड करोगे तो इजीली, अगर सुना है एक बार तो बस एक बार तुम्हें रीड करने की जरूरत है, उसके बाद में आपका काम हो गया, ठीक है बेटा। बस ये लास्ट ही रह गया स्टेप्स इन मैनेजमेंट ऑडिट। कि जब भी आप एक मैनेजमेंट ऑडिट, ये क्वेश्चन है जो तुम्हें आया हुआ एग्जाम में कि बताओ मैनेजमेंट ऑडिट कैसे करते हैं, स्टेप्स, कि किस स्टेप्स में आप मैनेजमेंट ऑडिट करते हो। तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, कि मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए चलूंगा या शॉर्ट टर्म के लिए, जो भी मेरा मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है, पहले मेरे को अपने मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव को देखना है कि वेयर वी वांट टू गो, हमें कहाँ जाना है, हमें स्वर्ग में जाना है या हमें नर्क में जाना है, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को कि आखिर मेरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर सेग्रीगेट करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव को, कि अगर मेरे एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है, कि जैसे मेरे 5 सालों का एक ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद में मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं अपनी कंपनी को चेंज करके ये कंपनी में कन्वर्ट कर दूंगा, तो मेरे अगर अलग अलग ऑब्जेक्टिव है तो उसको सेग्रीगेट करो, सेपरेट कर दो, हर एक ऑब्जेक्टिव को सेपरेट कर दो, कि पहले ये वाला हम लोग ये वाला क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे, फिर ये वाला ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे, फिर ये वाला एम अचीव करेंगे। तो पहले तो अपने ऑब्जेक्टिव देखो और फिर उनको क्या कर दो, सेग्रीगेट कर दो, क्या कर दो, सेग्रीगेट कर दो और उनके टारगेट बना दो, कि पहला ये टारगेट है और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इस टारगेट को अचीव करेंगे। फिर असेस द अडेप्टेबिलिटी, ठीक है, टारगेट कैन बी अचीव्ड इफेक्टिवली ओनली बाय अडेप्टेबिलिटी व्हेन अडेप्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज प्रॉपर्ली, कि मतलब जो भी टारगेट हम लोग अचीव करना चाहते हैं, क्या वो टारगेट हर एक बंदा अडेप्ट कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। अगर मैं तुम लोगों को बोलूँ कि 24 घंटे जागते रहो और पढ़ते रहो, तुम्हारे एग्जाम से 24 घंटे जागो और 24 घंटे पढ़ो, ये टारगेट तो है, क्या ये टारगेट अडेप्टेबल है, नहीं, कोई भी बंदा इस टारगेट को अडेप्ट नहीं कर, 24 घंटे को ऐसे जाग लोगे यार तुम लोग, है ना, तुम लोग तो 2 घंटे बैठ के यहाँ पे 1-2 घंटे का लेक्चर नहीं अच्छे तरीके से अटेंड कर पाते, तुम लोग 24 घंटे कहाँ से जाग लोगे। तो उन्होंने वही बोला कि एक टारगेट तो तुम लोग बना लोगे, लेकिन वो टारगेट हर एक बंदा अडेप्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर तो वो अडेप्टेबल है तो वो तो फिर टारगेट तुम लोग अचीव कर पाओगे, अगर अडेप्टेबल ही नहीं होगा तो फिर तुम अचीव कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसा टारगेट लेना जो हर एक बंदा अडेप्ट कर पाएगा। फिर टारगेट सेट करने पर आप परफॉर्मेंस को रिव्यू करो कि जो भी हम लोगों ने टारगेट सेट करा क्या हर एक बंदा अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है उसके ऊपर या फिर नहीं दे रहा, और परफॉर्मेंस देखो हर एक बंदों की एवेल्युएट करो और एनालाइज करो कि कौन सा बंदा अपने सही तरीके से काम नहीं कर रहा, और उस पर्सन के ऊपर ज़्यादा एफर्ट लगाओ और उसको मैक्सिमम टू अटेन द टारगेट, ताकि वो बंदा अपने ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट को अटेन कर पाए। और लास्ट में मैनेजमेंट ऑडिटर जो है वो सजेशंस देगा अपनी कि कैसे हम अच्छे तरीके से और बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं। अगर उसको लगता है परफॉर्मेंस एवेल्युएट करके कि ये वे भले बंदे अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे, इनको रिप्लेस करके इनकी जगह दूसरे लेके आओ, तो फिर हम दूसरे लेके आएंगे और अच्छे तरीके से अपना जो टारगेट है वो अचीव कर पाएंगे। 5 पॉइंट है। अब इन 5 पॉइंट के साथ में ना बेटा अगर ये क्वेश्चन आ गया तुम्हें कि बताओ किस तरीके से स्टेप्स कौन से मैनेजमेंट ऑडिट के या किस तरीके से मैनेजमेंट ऑडिट होता है, तो अकेला इसको लिख के आओगे तो एग्जाम में नहीं बनेगा। जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है जैसे कि मैनेजमेंट ऑडिटर क्या करता है, उसके फंक्शंस क्या है, मैनेजमेंट ऑडिट के क्या काम है, और फिर उसके बाद में आप लोग स्टेप्स लिखोगे तो फिर आपका क्वेश्चन जो है वो बन के निकलेगा कि 10 नंबर तक का, लेकिन अकेले इससे तो नहीं बनेगा। इसीलिए हमें कुछ चीज़ें पहले भी पढ़नी ज़रूरी थी जो मैंने पढ़ा दी, ठीक है। और मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट जो होती है वो कैसी होती है, पहले तो वो पर्पस डिक्लेयर करती है, फैक्ट बताती है, मटेरियल चीज़ें बताती है, करंट प्रैक्टिसेस क्या है वो बताती है, ठीक है ना, ऐसी चीज़ें बताती है।
ठीक है, डिस्कशन करके देती है, रिकमेंडेशन देती है। तो मैनेजमेंट ऑडिट रिपोर्ट हमें ये कुछ फ़ायदे दिलाती हैं कि जो भी मैनेजमेंट ऑडिट करके देगा उसकी रिपोर्ट हमें क्या क्या करके देगी। तो ये तो वन टाइम रीड करोगे तो हो जाएगा। मेन था ये क्वेश्चन कि आखिर कौन कौन से स्टेप्स है। स्टेप्स मेरे साथ याद कर लो, बस स्टेप्स याद कर लो कौन कौन से स्टेप्स है। पहले तो आइडेंटिफाई करोगे कि कितने ऑब्जेक्टिव हैं, फिर ऑब्जेक्टिव को क्या कर दोगे, बोलो बेटा बोलो, आप लोग घर पे बैठ के चिंको चिल्लाओ कूद जाओ जहाँ पे हो, ठीक है। पहले क्या था, आइडेंटिफाई करो किसको, ऑब्जेक्टिव को, और दूसरे बाद में क्या करना है, सेग्रीगेट कर देना। क्या कर देना, सेग्रीगेट कर देना अगर मेरे एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है। फिर हर एक ऑब्जेक्टिव को टारगेट सेट कर दो, और टारगेट सेट करने के बाद ध्यान रखना कि उसकी क्या हो, अडेप्टेबिलिटी हो जाए, ठीक है, हर एक बंदा उसको अडेप्ट करे। बस अडेप्ट हो गया, उसके बाद में रिव्यू करो किसको, एवेल्युएशन करो अपनी परफॉर्मेंस को। एंड लास्ट वन इज सजेशंस देंगे हम ऑडिटर किसको, लोगों को, कि आखिर किस तरीके से आप लोग इसको बेस्ट तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। अरे यहाँ पे आके मैं बोल सकता हूँ कि हमारा पार्ट डी अप्रोक्सीमेटली खत्म हो चुका है। अगर एक आधा क्वेश्चन होगा तो बाद में हम लोग देख लेंगे। इतना भी पढ़ के जाओगे तो एग्जाम में कुछ ना कुछ तो लिखने का बनेगा ही, अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आगे आप लोगों ने पढ़ना है और आप लोगों ने आगे सपोर्ट करनी है, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे बेटा।